अब गेन गेन क्या होगा आपका, जैसे अभी हमने प्रॉफिट पढ़ा, तो प्रॉफिट में था कि जो मेरा सेल हुई उससे जो भी आया, सेल हुई उससे जो भी पैसा आया उसको मैं उससे माइनस कर दिया मैंने, जो भी मेरा एक्सपेंसेस हुए उस पीरियड में, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट हुई थी, फिर नेट प्रॉफिट निकाला। अब गेन रिलेटेड टू बिजनेस के जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट होगा उससे नहीं है, ये अलग है। गेन क्या होगा बेसिकली, अब सपोज करके मैंने कोर्ट में केस किया हुआ था, तो उससे वो कोई केस मैं जीत गया, तो उससे जो पैसा आया वो तो एडिशन है ना, वो रिलेटेड टू जो बिजनेस है, वो तो नहीं है जो बिजनेस अभी काम कर रहा है उससे रिलेटेड तो नहीं है, वो एक्स्ट्रा मनी आई, वो क्या हुआ मेरे को, वो गेन हुआ। एक और एग्जांपल है, जैसे अब मैंने कोई असेट था वो सेल कर दिया, जैसे 5,000 का असेट था मेरा, मैंने उसकी वैल्यू लिखी थी 5,000, लेकिन वो मेरा 6,000 में बिक गया, तो 1,000 रुपया वो क्या हो गया, वो मेरा सीधा सीधा गेन हो गया। तो आई होप क्लियर होगा गेन क्या चीज़ है। अब परचेज एंड सेल्स। अब परचेज, परचेज से मतलब पता लग रहा होगा कि खरीदना। तो बिजनेस के, जब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो बिजनेस क्या परचेज करेगा, परचेज करेगा गुड्स, जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है। अगर सपोज करके मेरा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी खरीदूंगा मैं बेचने के लिए, मेरा बिजनेस जो खरीदेगा बेचने के लिए, उसको मैं बोलूँगा परचेज। तो परचेज इज ऑलवेज रिलेटेड टू गुड्स, और ऐसे ही जो सेल होगी, सेल्स भी गुड्स के रिलेटेड होगी। तो परचेज क्या होगा, गुड्स परचेज, और सेल क्या होगी, गुड्स सोल्ड। अब परचेज, एक तो आ गया कैश परचेज, जब मैंने कैश देके सामान खरीदा। दूसरा आ गएगा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में क्या होगा कि मैं दूसरे को, बंदे जिससे सामान खरीदूंगा उसको बोलूँगा कि मैं बाद में इसकी पेमेंट करूँगा, तो वो हो गया मेरा क्रेडिट परचेज। एज सेम केस विद सेल्स, अगर सेल मैं कैश में करूँगा उसको बोलूँगा कैश सेल्स, और सेल्स क्रेडिट पे करूँगा तो उसको बोलूँगा क्रेडिट सेल्स। अब इसमें एक और चीज़ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या चीज़ है। परचेज रिटर्न से तो सामने पता चल रहा है कि जो मैंने सामान खरीदा था अगर उसमें से कुछ डिफेक्टिव पीस निकले तो उस वो मैं वापस कर दूंगा, वो क्या होगा, परचेज रिटर्न। और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ये भी बताया कि हर चीज़ मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, तो जो मेरे पास मैंने सामान खरीदा तो बाहर गया ना मेरी कंपनी बिजनेस से सामान, तो आउटवर्ड गया तो रिटर्न भी किया, तो इसलिए इसको नाम दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। वैसे ही सेम केस होगा सेल्स का, सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न, जो सेल्स की थी वो रिटर्न वापस आ गई, और रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब बिजनेस के अंदर आई रिटर्न, तो जो वो सामान बेचा होगा वही होगी, तो वो सेल्स रिटर्न ही होगी। तो समझ आ गया होगा आई होप। तो नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट सब जानते हैं कि जो भी सामान खरीदने गए उस पर कुछ डिस्काउंट मिल गया, जैसे 100 रुपये का सामान था, उस 100 रुपये का सामान था उस पर बोला 10% डिस्काउंट है, तो 10 रुपये लेस हो गए तो 90 का सामान, ऐसा ही है। अब जैसे टाइप ऑफ डिस्काउंट, तो इसमें वही हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, एक होगा कैश डिस्काउंट, एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट, पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जैसे मैं सामान, अगर मैं सामान खरीदने गया, मैं मुझे एक टीवी चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए, ये सोचना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे बिजनेस को एक टीवी चाहिए था, तो मैं गया जो परचेज़ करने गया टीवी, तो मोहन से परचेज़ किया मैंने टीवी, तो मोहन से मैंने ख़रीदा टीवी। मोहन ने बोला कि उसकी एमआरपी थी जैसे 10,000, तो मोहन ने बोला कि हाँ आप ना अब मेरे से ना 9,000 रुपये में ले जाओ, तो वो उसने मेरे को डिस्काउंट किया, जो वो उसी टाइम किया, और कितने का किया, 1,000 रुपये। तो वो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ परचेज जो मेरे को मिला, तो वो कितने का मिला, 1,000 रुपये का। तो उस केस में जो मैं अपनी अकाउंट की बुक्स होगी उसमें टीवी की कॉस्ट कितनी रखूँगा,
टीवी की कॉस्ट रखूँगा मैं 9,000, और उस 1,000 को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, और जो सीधे मैं उसकी वैल्यू क्या कर रखूँगा, सेल्स माइनस जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसके। अब जैसे मैंने कोई सामान बेचा, 10,000 का सामान था, मैंने उस पर 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो अब मैं सीधे ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करूँगा, उसको सीधे 9500 ही रिकॉर्ड होगा बुक्स में। तो नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, जैसे ये हम कब अलाउ करते हैं, जब टाइमली पेमेंट होती है उस चीज़ में हम ये चीज़ अलाउ करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, अब जैसे सपोज करके एक मोहन है पर्सन, मोहन ने लेने थे 10,000 मेरे से, ये बिजनेस B1 है, मेरे से उसने 10,000 रुपये लेने थे। तो मोहन ने बोला कि मुझे ना अर्जेंट नीड आ गई है, अगर आप मुझे अभी दे दोगे पैसे तो मैं 9,000 में भी, अगर आप मुझे अभी 9,000 दे दोगे तो आपका जो 10,000 है वो सीधे लेस हो जाएगा। तो मेरे को क्या होगा, इस केस में 1,000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस केस में जब मैं टाइमली पेमेंट करूँगा तो उस केस में ये कैश डिस्काउंट मेरी बुक्स में आएगा। उस केस में मैं क्या लिखूँगा कि मुझे कैश डिस्काउंट हुआ 1,000 रुपये का, तो ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट या वो, और 2-3 ऑप्शन होंगे। तो अगर नहीं रिकॉर्ड होती है उसमें आएगा ट्रेड डिस्काउंट, अगर रिकॉर्ड होती है तो उसमें आएगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक में। नेक्स्ट, अब बैड डेब्ट्स क्या है। अब इसमें क्या है कि जो बिजनेस ने किसी बंदे से, जैसे सपोज करके 5,000 रुपये लेने थे, तो अब क्या हुआ कि अब वो 5,000 रुपये सपोज करके जिस बंदे से लेने थे उस बंदे की डेथ हो गई, तो अब वो क्या हो गए, वो इररिकवरेबल मनी हो गई, उसको मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो वो क्या कर देंगे, हम रिटर्न ऑफ कर देंगे अकाउंट्स की बुक्स में, उसको मैं बोलूँगा बैड डेब्ट्स। अगर टोटल डेब्ट सपोज करके मेरे 10,000 थे, डेब्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे कि 10,000 रुपये लेने हैं, तो अगर अब जिससे मैंने 5,000 लेने थे, 500 रुपये लेना था सपोज करके, वो बंदे की डेथ हो गई, तो मैं क्या लिख दूंगा इधर, बैड डेब्ट्स करके माइनस कर दूंगा इसमें से 500, तो बाकी आ जाएगा 9500, वो मेरे डेटर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, जैसे कंपनी मेरी अब बिजनेस वो चल रहा है, तो एंड में जब मैं कंपनी की एक अकाउंटिंग पीरियड होगा कि साल में मैं देखता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो जब एंड में होगा वो किस में चेक करता हूँ, उसमें उस टाइम क्या बनती है, मेरी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट क्या होती है, इधर मेरी साइड लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं। लाइबिलिटीज़, अब आपको पता है कि क्या होती हैं लाइबिलिटीज़। तो असेट्स, इस साइड क्या होता है, असेट्स, तो इस साइड में असेट्स देखता हूँ और उनकी प्राइस लिखे होते हैं। तो ये, इससे मेरे को क्या पता चलता है कि जो मेरी बिजनेस की वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस डेट पर, तो वो बैलेंस शीट बताती है। इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसमें लाइबिलिटी और असेट्स ऐसे टेबल बना रहता है। आगे मैं बताऊंगा क्या आती है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आऊँगा, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाना। जैसे सपोज करके मशीनरी है, या सपोज करके मेरे पास बाइक है, तो बाइक मैंने 5-6 साल चलाई, अब जैसे 50,000 की ली थी मैंने, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिड्यूस हुई ना, तो वो जैसे सपोज करके मैंने 10% रखी हुई है उसकी डेप्रिसिएशन हर साल में, तो जो भी उसकी डेप्रिसिएशन होगी, सपोज करके 50,000 की थी तो उसका 10% होगा 5,000, तो हर साल 5-5 हज़ार कट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द यूसेज या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बोलेंगे उस डेप्रिसिएशन। उसकी जो प्राइस होगा उसमें कमी आना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ यूसेज और एक्सीडेंट। अब नेक्स्ट
एंटिटी। एंटिटी मैंने बताया था क्या होता है, या तो फर्म या बिजनेस जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अपनी बिजनेस को मैं एंटिटी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, अब जो पर्सन अपने डेब्ट्स को नहीं पे कर पाए, कोई पर्सन है, जैसे पर्सन मोहन, मोहन या और कोई नाम लेते हैं आज, तो जैसे कुणाल है, तो एक पर्सन है कुणाल, अब उसने 50,000 रुपया उधार देना था, लेकिन अब उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या क्या बन गया, उसको बोलेंगे हम इंसॉल्वेंट। जो अपने अब कर्ज नहीं चुका सकता वो क्या बन गया, इंसॉल्वेंट। रीबेट। अब रीबेट का ध्यान से सुनना, क्या चीज़ होती है रीबेट। रीबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, लेकिन हम इसको डिस्काउंट की कैटेगरी में नहीं रखते। रीबेट क्या चीज़ होती है, जैसे सपोज करके मुझे अब पर्सनल, अब मैं गया, मुझे एक एक टीवी ही खरीदना था। ओके, सो टीवी लेने गया, मैं टीवी लेने गया, तो जब मैं टीवी लेने गया, मैंने टीवी देखा तो उसमें पसंद करके मैं घर पे आ गया, मैंने 10,000 का, तो मैं घर पे आ गया। फिर मैंने देखा यार कि ना, जब टीवी मैंने देखा, खोला टीवी, तो उसमें से नीचे ना एक छोटा सा, उस पर एक छोटा सा क्रैक्स टाइप था। तो मैं फिर दुकान वाले के पास गया, मैंने बोला ये टीवी में तो क्रैक है। तो फिर उसने बोला कि अगर क्रैक है, इससे आपके उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि पिक्चर क्वालिटी में या कुछ, वो तो सिर्फ प्लास्टिक का एक छोटा सा क्रैक ही है। तो मैंने भी बोला हाँ है तो क्रैक है, लेकिन मैं अपने, अब मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ लेकिन क्रैक आ रहा है, तो वो चीज़ मैं तो खरीदूंगा नहीं। फिर वो बोलता है कि आपने 10,000 लिया था, चलो मैं 2,000 आपको वापस दे देता हूँ। अब 2,000 उस मैं वापस दे देता हूँ आपको, 2,000 का फ़ायदा हो गया, और टीवी भी आपका बिल्कुल सही चल रहा है। फिर मैं भी मान गया हाँ कि चलो ठीक है, मेरे को 2,000 का बेनिफिट हो गया। तो उस केस में वो जो डिस्काउंट दिया उसको बोलेंगे रीबेट। तो रीबेट क्या होता है, रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड। जब सामान बेच दिया उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, जो प्राइस रिडक्शन की जाएगी, उसको मैं बोलूँगा रीबेट। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। एक दो टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल, चलो ये भी ख़त्म कर ही देते हैं, हम थोड़ा ही है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि रिसीवेबल से ही पता चल रहा है, जो भी मैंने पैसा लेना आएगा मेरी, अब मैंने लेना है, या तो गुड्स बेचे होंगे या कोई सर्विसेज दी होंगी मेरे बिजनेस ने, उससे मैंने जो भी पैसा लेना है उस वो सारा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या है, एक तो डेटर। डेटर क्या होते हैं, डेटर वो हो गए जिससे बिजनेस ने पैसा लेना है। जैसे सपोज करके कोई गुड्स बेच दिए थे, और गुड्स बेचे लेकिन क्रेडिट पे बेचे थे, या कोई सर्विसेज दी वो क्रेडिट पे दी, तो अब उनसे मैंने पैसा लेना है, उनको बोलेंगे डेटर्स, उनको बोलेंगे डेटर। ये बहुत वर्ड यूज़ होगा। इट इज़ ए पर्सन और एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, अब सपोज करके मैंने बेचे, गुड्स बेचे, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, जो बिल बना लूँगा, तो वो बिल मैं डेटर को भी दे दूँगा और एक कॉपी अपने पास भी रख लूँगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें साइन हुए होंगे कि हाँ भाई इतना पैसा हमने देना है, उस बंदे ने देना है मुझे मेरे बिजनेस को। जैसे सपोज करके 5,000 का बना लिया कि 5,000 मैंने उस डेटर को लेना है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी जो डेटर होगा उसको मिल जाएगी, और एक फ़ोटो कॉपी अपने पास मैं प्रूफ के लिए रख लूँगा। वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, एक्सेप्ट कौन करेगा, डेटर, अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट। उस बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं डेट भी मेंशन करूँगा कि इस डेट को उस बंदे ने मेरे को पैसे देने हैं। तो अब नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल। ये भी बिल्कुल आसान है। ट्रेड पेएबल मींस जो बिजनेस ने पे करने हैं, पैसा अमाउंट पे करनी है, या किसी और से गुड्स खरीदे होंगे या सर्विसेज ली होंगी, उस चीज़ के लिए
पेमेंट करनी है उसको किस कैटेगरी में आ जाएगा वो, ट्रेड पेबल। तो अमाउंट पेबल फॉर द परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी समझा दिया क्या चीज़ है। तो इसमें जैसे उसमें डेटर था, इसमें क्रेडिटर होगा कि बिजनेस ने किस किस को पैसे देने हैं, जो गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विसेज ली हैं, तो उसके लिए क्या होगा, वो क्रेडिट में ली हैं, तो उसके लिए क्या है, वो क्या होंगे बिजनेस के लिए, क्रेडिटर। इट इज़ ए पर्सन और एंटिटी हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे उसमें क्या था, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल था, इसमें बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्या होगा, अब जिससे मैंने सामान खरीदा होगा, इस केस में वो बनाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें डेट मेंशन करेगा, प्राइस मेंशन करेगा कि इस दिन मेरे को पैसे चाहिए, और वो ओरिजिनल कॉपी मेरे बिजनेस को दे देगा और फोटो कॉपी अपने पास रख लेगा। तो वो क्या होगा, बिल्स पेएबल। आई होप क्लियर होगा। तो हाँ, बस इतना ही था। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू।